ये ढाबा काफी पुराना था और इस ढाबे को चलाने वाला नानकू बाबा 70 साल के झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन हाथ में तेजी, चूल्हे पर दाल चढ़ी है और चावल की खुशबू फैली होती है। बाबा, आज फिर वही दाल चावल। वैसे तो हर रोज दाल चावल मेरे बस की बात नहीं है, पर आपके हाथों में पता नहीं कौन सा जादू है। गरीबों की इच्छा होती है कि वो भी अमीर जैसा खाना खाए, पर आपका बनाया खाना खाकर ऐसा लगता है कि वो इच्छा भी पूरी हो जाती है। पेट भरे बिना आदमी का दिल कहाँ भरता है बेटा, और मेरा तो काम ही है ना, कम दाम में अच्छा खाना खिलाने का। लोग यहाँ बस स्वाद के लिए ही तो आते हैं, और वो स्वाद ही मेरी जमा पूंजी है। बाबा, आपके ढाबा कितने सालों से है, लेकिन अब तक आपने दाम नहीं बढ़ाई। अरे अब तो मेरी सवारी भी ज्यादा किराया देने लगी है। आपको भी तो इस महंगाई में काफी परेशानी होती होगी ना। परेशानी किसे नहीं है बेटा, मैं अकेले रहने वाला आदमी। 2 रोटी से मेरा पेट भी भर जाता है और मेरे दिल को संतुष्टि भी हो जाती है। लेकिन दाम बढ़ाने से मुझे मुनाफा मिल जाएगा, पर तुम जैसे बच्चों का क्या होगा। बाहर खाना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, पर मेरी कोई मजबूरी नहीं है। सस्ता और अच्छा खाना खिलाने से मुझे खुशी मिलती है, तभी तो इस ढाबे का नाम है गरीब का अमीर खाना। बाबा, आपसे मिलकर जो उत्साह और खुशी मिलती है ना, वो सच में ही काबिल तारीफ है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है, आते जाते आपसे दोबारा जरूर मिलूंगा। इसी तरह नानकू बाबा ढाबा चलाते हैं और लोगों की मदद भी करते, साथ ही अपना घर चलाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद नानकू बाबा के ढाबे के बाहर एक चमचमाती BMW रुकती है। सबकी निगाहें ठहर जाती हैं। डिजाइनर कपड़ों में अर्जुन नाम का लड़का उतरता है। वो बिना कुछ कहे ढाबे में घुसता है और एक कोने की मेज पर बैठ जाता है। भाई, कार देखी, लाखों की होगी। ऐसे लोग कभी यहाँ आते हैं? देखने में तो बहुत अमीर लगता है। और नहीं तो क्या, घड़ी गाड़ी सब कुछ कितना महंगा लग रहा है। देखो कैसे चुप बैठा है। अर्जुन के पास नानकू बाबा आते हैं। यहाँ की जो दाल सबसे महंगी है वो लाओ। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। ढाबे में सन्नाटा। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। नानकू बाबा रसोई में जाते हैं। 5 मिनट बाद वो एक साधारण प्लेट दाल चावल लेकर आते हैं और अर्जुन के सामने रखते हैं। यही है सबसे महंगा? ये तो बस 30 रुपए का होगा। बेटा, ये उस गरीब का खाना है जिसका जिंदगी में सबसे महंगा रिश्ता भूख से है, पैसा नहीं। भूख ही सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ा अभाव है। और हाँ, ये 30 रुपए का खाना है। अरे बड़े अजीब हो आप। अरे आपके सामने इतना अच्छा मौका था, आप इस खाने को और भी महंगा बताकर पैसे ले सकते थे। आपने सुना नहीं था क्या? मैंने क्या कहा, यहाँ जो भी सबसे महंगा है वो लेकर आओ। मैंने ठीक से सुना भी था और मुझे पता भी है मैंने क्या किया है। यही सब महंगा है। जो खाना किसी की भूख मिटा सके, उससे ज्यादा महंगा तो कुछ वैसे भी हो ही नहीं सकता ना। अर्जुन चुपचाप खाना शुरू करता है। सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। खाना तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। बिल्कुल नहीं लगता कि ये 30 रुपए वाला खाना है। खैर, ये लीजिए आपके पैसे। अर्जुन पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब अर्जुन रोज आता है। उसी कोने में बैठकर दाल चावल खाता है, बिना कुछ बोले। धीरे धीरे सबके लिए ये अजीब लेकिन आदत जैसा हो जाता है। एक दिन अर्जुन खाना खत्म कर प्लेट किनारे करता है और सीधे नानकू बाबा से सवाल करता है। बाबा, एक बात पूछनी है। आपके हाथों में इतना टेस्ट है, आप चाहे तो लखनऊ के किसी बड़े 5 स्टार होटल में शेफ बन सकते हैं। फिर ये छोटा सा ढाबा क्यों? और ये मोहल्ला ही क्यों? कहीं किसी दूसरी जगह पर ढाबा खोलते तो और भी लोग आते। दाम भी इतना कम है। ये सब क्यों बाबा? ये ढाबा ही मेरा सब कुछ है। और इस मोहल्ले में ढाबा क्यों, तो मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ आएगा भी या नहीं, पर मेरा इंतजार तब तक रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। इंतजार? किसका इंतजार कर रहे हो बाबा आप, और क्यों? मैं यहाँ अपने खोए हुए बेटे का इंतजार कर रहा हूँ, जो लौट कर यहाँ कभी आया ही नहीं। पर मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं अपने बेटे से जरूर मिलूंगा। बाबा, ये तो आपका विश्वास ही है, वरना जो इंसान इतने सालों में नहीं आया वो अब कैसे आ जाएगा? तुम्हारे सवाल में ही मेरा जवाब भी है बेटा। ये मेरा विश्वास ही है
जो मुझे यहाँ इंतजार करने की हिम्मत दे रहा है। बाबा, अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे सच बताइए ना कि किसका इंतजार कर रहे हो आप? वो कहाँ है और वो आपसे मिलने क्यों नहीं आ रहा? 30 साल पहले मैं एक 5 स्टार होटल का शेफ था। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। खाना इतना स्वाद कि वहां के लोग आकर मेरी तारीफ करते, पैसे अच्छे कमाता। मेरा छोटा सा परिवार था, हम सब वहां बहुत खुश थे। मेरा एक ही बेटा था, समीर। वो मेरी दुनिया, वो मेरा सब कुछ था। समीर? हाँ, समीर। और वो मेरी पत्नी। हम दोनों की तो जैसे खुशियों की चाबी ही मेरा बेटा था। पर समीर एक लड़की से प्यार करने लगा। उस लड़की के घर वालों ने मना कर दिया कि वो समीर के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। मैं अपने बेटे के साथ खड़ा था, लेकिन उसे लगा कि वो सब छोड़ देगा, तब सब ठीक हो जाएगा। और वो हम सबको छोड़कर चला गया, और ऐसा गया कि कभी वापस भी नहीं आया। अच्छा, फिर आपने अपनी होटल वाली जॉब क्यों छोड़ दी? वो तो थी ना आपके पास। जिस दिन मेरा बेटा हमें छोड़कर गया, उस दिन से मेरी दुनिया ही मानो रुक गई। मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया। पैसा, पोजीशन, सब कुछ बेकार लगने लगा। सब होते हुए भी मुझे सब कुछ काटने लगा। मैंने इसलिए होटल छोड़ दिया। तभी सोचा अपना ढाबा खोलूंगा, जहां हर गरीब को मुफ्त में खाना मिलेगा, और अमीर से भी बस उतना ही लूंगा जितनी उनकी इंसानियत बसीहत कर सके। बाबा, आपके साथ कितना कुछ हो गया। मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, पर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके इंतजार को जरूर अब खत्म कर दे। ऐसे ही अब धीरे धीरे कई दिन निकलने लगते हैं। अर्जुन का रोज वहाँ आना जाना लगा रहता है। हमेशा की तरह खाना खाने आता है। तभी अचानक अर्जुन को एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। उसमें एक 5 साल का बच्चा है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। ये तो मैं हूँ, लेकिन बाबा के पास कैसे? ये कौन है? ये मेरा बेटा समीर है। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो तस्वीर लेकर भागता है और घर पहुँचता है। उसकी माँ रसोई में होती है। अर्जुन तस्वीर उसके सामने रखता है। माँ, ये क्या है? ये तो मैं हूँ ना? और ये आदमी कौन है? हाँ, ये तू है और ये तुम्हारे पिता। हमने अपने घर वालों को बिना बताए शादी की थी, क्योंकि तुम मेरे पेट में थे। पर मेरे घर वाले कभी माने ही नहीं हमारी शादी के लिए, इसीलिए वो हमें छोड़कर चले गए और मैं भी सब छोड़कर यहाँ आ गई। वो किसी से मिलने नहीं आए, पर 5 साल पहले चिट्ठी आई कि उन्हें कैंसर था और उनका देहांत हो गया। इसका मतलब नानकू बाबा मेरे दादा हैं। अर्जुन ढाबे में वापस आता है। नानकू बाबा चूल्हे के सामने बैठे होते हैं। अर्जुन उनके सामने खड़ा होता है, आंखों में आंसू लिए। बाबा, आज मुझे सबसे महंगा खाना चाहिए, मेरे पिता के लिए जिसे मैंने कभी जाना ही नहीं, और आपके लिए जिसे मैंने पहचाना ही नहीं। बाबा, पहचानने में देर हो गई, पर मैं अब अपने दादा को पहचान गया। आपका बेटा समीर मेरे पिता थे। नानकू बाबा अपने पोते को गले लगाते हैं और चैन भरी सांस लेते हैं। मेरा पोता, तूने मेरा इंतजार खत्म कर दिया। समीर कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तू उसे अपने साथ नहीं लाया। बाबा, माफ करना, आपका इंतजार तो खत्म हुआ, पर मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। उन्हें कैंसर हो गया था और 5 साल पहले उनका देहांत हो गया। भगवान, कैसा दिन दिखाया। पोते से मिलवाकर बेटे से हमेशा के लिए दूर कर दिया। पर आज आंसू में नहीं, अपने पोते के साथ खुशी के पल बिताने हैं मुझे। दादा को अपना पोता मिल जाता है और पोते को अपना दादा। उस दिन पहली बार ढाबे पे एक टेबल पे सिर्फ एक प्लेट दाल चावल नहीं होता, बल्कि प्यार, पहचान और माफी की थाल होती है। जिसके बाद अब नानकू का इंतजार भी खत्म हो जाता है और अब वो बची हुई जिंदगी अपने पोते के साथ ढाबे पर गरीब लोगों को सस्ती थाली खिलाने में गुजार देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत पैसा नहीं, एक दूसरे को समझने और माफ करने की हिम्मत होती है। कभी कभी एक प्लेट दाल चावल भी रिश्ते जोड़ने का जरिया बन जाता है। ज्योति एक तलाकशुदा लड़की होती है जिसका अपने पति से तलाक हो जाता है और अब वो अपने माँ और पिता के साथ रहती है और एक ढाबे में काम करती है।
आसपास के लोग ज्योति को काफी ताने भी देते हैं। एक दिन जब ज्योति काम के लिए चली जाती है, तब ज्योति की माँ सुजाता के पास पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, अरे बहन जी, ये क्या कर रही हो आप? मैं आपको इतने समय से जानती हूँ, तभी ये बोल रही हूँ कि अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दो। अरे बेटी ससुराल में अच्छी लगती है, ना कि मायके में। फालतू में लोग भी बातें बनाते हैं। ये कैसी बात कर रही हो आप? अरे मेरी बेटी को वो नशे में मारता था, पीटता था। ससुराल में भले ही बेटी अच्छी लगती है, लेकिन आंसू के साथ कहीं भी अच्छी नहीं लगती है। अरे आजकल के लड़के थोड़ा बहुत पी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगर घर छोड़कर अपने मायके में आ जाओ तो सब ठीक है? मैं तो बस ज्योति और तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। आपको भी पता है तलाकशुदा लड़कियों के लिए कितनी सारी मुश्किलें होती हैं। ऊपर से अभी तो तुम्हारी बेटी जवान है, कल को तुम रहे ना रहो, क्या होगा ज्योति का, ये सोचा है क्या तुमने? मेरी बेटी ने इतनी सी उम्र में इतना कुछ देख लिया है। अब अगर कल को हम ना भी रहे तो भी वो कमज़ोर नहीं है। वो खुद को भी संभाल लेगी और अपनी ज़िंदगी को भी। आप लोगों को तो मेरी बेटी पर गर्व करना चाहिए कि मुश्किलों से डरी नहीं, बल्कि हिम्मत करके सामना किया। आज तो आप ये सोच रही हो, लेकिन ये बात आपका दिल भी अच्छे से जानता है और मेरा दिल भी। मैं तो यहाँ आपके ही भले के लिए बात करने आई थी, लेकिन जब आपको ही आपकी बेटी की नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है, तो क्या करना है? क्या ही किया जा सकता है? बस इतना ही कह रही हूँ, जिंदगी बहुत बड़ी है और रास्ता अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। आसपास के लोगों के ताने के बाद भी ज्योति कुछ नहीं सोचती है और दिल लगाकर काम करती है, ताकि वो अपने परिवार की थोड़ी बहुत ही सही लेकिन मदद कर पाए। ज्योति को ढाबे पर काम करते हुए काफी दिन हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद ज्योति के पास उसके ढाबे का मालिक हरिया सेठ आता है और ज्योति से कहता है, ज्योति, अब तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने लिए कोई दूसरा काम देख लो। मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकता हूँ। क्या हुआ सेठ जी? आप अचानक से मुझे काम से कैसे निकाल रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे अनजाने में कोई गलती हो सकती है, लेकिन मैं जानबूझकर कभी कोई गलती नहीं करूँगी। मेरे गल्ले में से पैसे चोरी हुए हैं। यहाँ तुम्हारे अलावा तो कोई दूसरा काम करता नहीं है, तो ये बात साफ है कि तुमने ही पैसे चुराए हैं। मैं कोई पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती हो। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। आप मेरी बात का विश्वास करो। मुझे 2-3 महीने हो गए हैं यहाँ काम करते हुए। अगर मेरी नीयत इतनी ख़राब होती तो मैं पहले भी चोरी कर सकती थी ना। मैं सच बोल रही हूँ, ये काम मेरा नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। मुझे पता है कि तुमने ही पैसे चुराए हैं और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। तुम अगर ज्यादा बहस करोगी तो मुझे भी मजबूर होना पड़ेगा कोई सख्त कदम उठाने के लिए, समझी? ज्योति वहां से रोते हुए चली जाती है और ज्योति के जाते ही हरिया खुद से कहता है, बस ऐसे ही तो हरिया सेठ का काम चला रहा है। इन जैसे लोग आते रहे और मेरा काम चलता रहे। चोरी हुई भी नहीं और चोर पकड़ा भी गया। अब ऐसे ही अगले बकरे के साथ भी करूंगा। ज्योति रोते हुए जंगल के रास्ते से घर जा रही होती है। तभी ज्योति की नजर एक खरगोश पर पड़ती है जो कि दर्द में था, क्योंकि उसके ऊपर पत्थर गिर गया था। हे भगवान, ये बेचारा बेजुबान दर्द में है। मैं अभी जाकर पहले इसके ऊपर से पत्थर हटाती हूँ। ज्योति उस खरगोश के ऊपर से पत्थर हटाती है कि तभी वो खरगोश एक फरिश्ते के रूप में बदल जाता है और ज्योति से कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ मदद के लिए आई। यहाँ से पहले भी कई लोग गए लेकिन कोई नहीं आया, पर तुम यहाँ आई और मदद भी की। मैं खरगोश को दर्द में देख नहीं पाई, इसीलिए। मैंने देखा और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई मिट्टी का चूल्हा देना चाहता हूँ। इसमें से तुम जो कुछ भी खाने की चीज मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ज्योति घर आती है और एक बार मिट्टी के चूल्हे में से खाना मांगती है, और वही जब प्रकट होता है तो अब ज्योति अपना एक ढाबा खोल लेती है और उसमें हर तरह का खाना मिलेगा। तभी एक दिन एक आदमी आएगा और बोलेगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पिज्जा होगा, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, इस छोटे से ढाबे में पिज्जा मिलेगा क्या? जी बिल्कुल मिलेगा। ज्योति अब उस आदमी को पिज्जा लेकर देती है। ऐसे ही खाने की हर चीज मिलने की वजह से ढाबा बहुत अच्छा चलता है।
जब ये बात हरिया को पता चलती है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ज्योति पर नजर रखना भी शुरू कर देता है। एक दिन ज्योति रसोई में जाती है और चूल्हे के आग से बोलती है। सामने छोले भटूरे आ जाते हैं। ये सब हरिया देख लेता है। ज्योति की रसोई से जाने के बाद हरिया वहाँ जाता है। तो ये राज है इसका। वही तो सोचूं कि कल तक मेरे ढाबे में काम कर रही थी, आज उसका अपना ढाबा कैसे हो गया, और वो भी हर चीज का। ये जादुई मिट्टी के चूल्हे की वजह से ही इसका इतना नाम हो रहा है ना। अब ना रहेगा चूल्हा और ना होगा नाम। हरिया उस जादुई मिट्टी के चूल्हे को चोरी कर लेता है और अपने ढाबे ले आता है, जिसके बाद हरिया भी उस चूल्हे के आगे जो भी बोलता वो प्रकट हो जाता। लेकिन हरिया का खाना बिल्कुल बेस्वाद था, इसीलिए एक मोहन नाम का आदमी हरिया से गुस्से में बोलता है। एक तो हम लोगों से इतने इतने पैसे भी ले रहे हो और ऊपर से बेस्वाद खाना भी खिला रहे हो। खाना इतना बकवास है कि मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। अरे बिल्कुल सही कहा भाई आपने। मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि मैं यहाँ आया ही क्यों। ऊपर से ये खाना खाकर ये पेट भी खराब हुआ है मेरी पत्नी का। तो ये हमारे गांव में कर ही क्या रहा है? लोगों को बीमार कर रहा है क्या? इसे निकालो यहां से। अरे मुझसे कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए खाना अच्छा नहीं बना। मुझे माफ कर दो, मुझे गांव से मत निकालो। इसकी बात न सुनने में समझदारी है, इसे गांव से निकालो। गांव वाले हरिया को गांव से बाहर निकाल देते हैं और तभी जादू से मिट्टी का चूल्हा वापस से ज्योति के पास आ जाता है। मिट्टी का चूल्हा देखकर ज्योति के आंसू अब खुशी में बदल जाते हैं और वो कहती है, भगवान का शुक्र है, अगर ये चूल्हा मेरे पास से चला जाता तो मैं पता नहीं क्या करती। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया जिसने चालाकी दिखाई और गलत किया उसका कुछ सही नहीं हुआ, क्योंकि वो चूल्हा झूठे लोगों के पास जाकर बस गलत ही करता है, जैसा हरिया के साथ हुआ, और वही ज्योति की ईमानदारी जीत जाती है।